इसरो के मिशन चंद्रयान-3 ने अबूर किया। एक अहम संगी लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से कामयाबी के साथ कर दिया गया अलग। अब 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल अकेले ही मुकम्मल करेगा सॉफ्ट लैंडिंग का सफर। अगले मरहले में लैंडर मॉड्यूल को अब जुमे के रोज पहुंचाया जाएगा चांद के निचले मदार में। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के गार्डन रिज डॉकयार्ड से बहरिया के मुकामी जंगी जहाज विंध्यागिरी को पानी में उतारा। विंध्यागिरी 17A फ्रीगेट्स का है छठा जंगी जहाज जो आला जासूसी खुसूसियात, जदीद हथियारों, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से है लैस। ये बहरिया की सलाहियतों में करेगा इजाफा। सदर जमहूरिया ने मेरा बंगाल मंशात से पाक बंगाल मुहिम भी की शुरू। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 25 रुकनी रेजोल्यूशन लेटर और 21 रुकनी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का किया ऐलान। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल को रेजोल्यूशन लेटर कमेटी और साबिक MP नारायण पंजारिया को रियासती इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का बनाया गया कोऑर्डिनेटर। मरकजी हुकूमत PM विश्वकर्मा स्कीम कर रही है शुरू। रिवायती हुनर से जुड़े देही कारीगरों और कारीगरों की ये स्कीम 17 सितंबर से होगी शुरू। इस स्कीम के तहत सलाहियत साजी के साथ साथ 2 लाख रुपए तक का रियायती शरह पर मिलेगा कर्ज। बीजेपी और BC मोर्चे ने इस स्कीम के लिए PM मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मोदी हुकूमत ने OBC के फायदे के लिए किए हैं कई अहम इक़दाम। हिमाचल प्रदेश में हालिया बारिशों से 71 अफराद की मौत, 38 लापता। पंजाब के भाखड़ा पोंग से पानी छोड़ने से 5 अजला में सैलाब। फौज ने 213 को हेलीकॉप्टर और 422 को कश्ती के जरिए निकाला। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से तबाही। WHO के डायरेक्टर जनरल ने की भारत के रिवायती अद्वियाती निज़ाम की तारीफ। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी गांधीनगर में WHO के रिवायती मेडिसिन ग्लोबल समिट में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी कायम करने की जाहिर की उम्मीद। वाराणसी में यूथ 20 समिट, बेंगलुरु में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दूसरे दिन मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट का किया इफ्तिताह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। भारत का परचम बरदार मिशन चंद्रयान-3 ने आज एक अहम संगे मील कामयाबी से अबूर किया। विक्रम लैंडर दोपहर में अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है कि विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो गया है, यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान-3 की लैंडिंग में चंद ही दिन बाकी हैं। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने के लिए आखिरी 100 किलोमीटर का सफर खुद ही तय करना होगा। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इसे अपने इंजन यानी थ्रस्टर्स और ऊंचाई भी कम करनी होगी। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाली डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर पेरिलियन और 100 किलोमीटर एपोलियन मदार में डाला जाएगा। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पेरिलियन का मतलब है चांद की सतह से कम फासला और एपोलियन का मतलब है चांद की सतह से ज्यादा फासला। अब तक का सफर प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए मुकम्मल किया गया है। इसके बाद विक्रम को बकिया फासला खुद ही तय करना है। और यहाँ ये भी बताते चलें आपको कि डी बूस्टिंग कल शाम 4 बजे शुरू होगी, जिसकी वजह से ये नीचे के मदार तक पहुंचेगा। इसके अलावा इसरो ने कहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल इस महवर पर मुसलसल घूमता रहेगा और आने वाले कई सालों तक ज़मीन के बारे में बहुत सी अहम मालूमात इसरो को देता रहेगा। ये पेलोड आने वाले कई सालों तक ज़मीन के माहौल के स्पेक्ट्रोस्कोपिक मुताले के लिए मालूमात भेजेगा। इसके अलावा ये ज़मीन पर बादलों के बनने और उनकी सिमत के बारे में भी दुरुस्त मालूमात फराहम करेगा।
और आइए अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए एक नया जदीद और मोहलिक जंगी जहाज विंध्यागिरी लॉन्च किया। इसे कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने तैयार किया है। ये नीलगिरी क्लास फ्रीगेट है जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल जंगी जहाज है। नीलगिरी क्लास के फ्रीगेट्स मजागोन डॉक और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स बना रहे हैं। इसके तहत 7 जंगी जहाज बनाए जाने थे, 5 लॉन्च किए जा चुके हैं। लॉन्च किए गए फ्रिगेट्स के नाम नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दोनागिरी हैं। आज छठा फ्रिगेट विंध्यागिरी लॉन्च किया गया। इसका डिस्प्लेसमेंट 6,670 टन है। ये तकरीबन 488.10 फीट लंबा है। इसका बीम 58.7 फीट है। इसमें 2 मेन डीजल इंजन लगा है। इसके अलावा 2 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं। यानी ये इलेक्ट्रिक डीजल जंगी जहाज है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 59 किलोमीटर फी घंटा है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने विंध्यागिरी के आगाज पर सबको मुबारकबाद दी है। I am happy to be here at the launch of Vindhyagiri. This event marks a move forward in enhancing India's maritime capabilities. Vindhyagiri is also a step towards achieving the goal of Atmanirbhar Bharat through indigenous shipbuilding. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में हैं, जहां उन्होंने एक इंतहाई अहम मुहिम शुरू की है। उन्होंने मेरा बंगाल नशे से पाक बंगाल मुहिम शुरू की ताकि नशे से पाक भारत मुहिम के तहत मगरबी बंगाल को मनशियात से पाक किया जा सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इफ्तिताह सदर जमहूरिया ने चिराग जलाकर किया। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के भाइयों और बहनों को सर पर कलश देकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नौजवानों में मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए कहा कि यह न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि गौर व फिक्र करने का भी मामला है। हमारे युवाओं में जिस तेजी से नशे के सेवन बढ़ रहे हैं, इस पर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन ये समय केवल चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का और समाधान की ओर तेज गति से बढ़ने का समय है। आध्यात्मिक चेतना, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इस शक्ति से सुधार लाया जा सकता है। साथ ही सदर जमहूरिया ने कहा कि अगर आप किसी वजह से मनशियात की गिरफ्त में आ गए हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द इस शोबे में काम करने वाले लोगों और तंजीमों से मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनमें मेरा अनुरोध है कि नशे के लत को अपना जीवन बर्बाद करने मत दीजिए। अगर आप किसी तरह के तनाव में हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिवार या अपने आसपास के किसी व्यक्ति या संस्था से बात करें। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका आप अपनी इच्छा शक्ति से सामना नहीं कर सकते हैं। नशे की लत को छोड़ना बिल्कुल संभव है और आज से ही आप इस प्रयास का शुरू कर देना चाहिए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी ने दोनों रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। इस पहली फहरिस्त की खास बात यह है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का सबसे पहले ऐलान किया गया है, जहां बीजेपी गुज़िश्ता इंतखाबात में जीत दर्ज नहीं की थी। काबिल जिक्र है कि इन रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है और दोनों रियासतों में इस साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात होने हैं। इससे कबल बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुध को नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में पार्टी के सीनियर लीडरों के अलावा मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला ने भी शिरकत की। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और वजीर आला रमन सिंह ने उम्मीदवारों के बारे में बातचीत की थी।
राजस्थान में इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। बीजेपी ने मरकजी वजीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए संकल्प पत्र कमेटी का कन्वीनर बनाया है। इसके अलावा साबिक रियासती नायब सदर और साबिक MP नारायण पंजारिया को रियासती इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इन तकर्रियों का ऐलान रियासती सदर CP जोशी ने आज जयपुर में पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस दौरान रियासती इंचार्ज अरुण सिंह भी मौजूद रहे। जोशी ने बताया कि संकल्प पत्र संपत्ति 25 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें एक कन्वीनर, 7 शरीक कन्वीनर और 17 अराकीन शामिल हैं। राज्यसभा के रुकन घनश्याम तिवारी, राज्यसभा के रुकन क्यूरीलाल मीना, कौमी वजीर अलका सिंह गुर्जर, साबिक असेंबली डिप्टी स्पीकर राव राजेंद्र सिंह, साबिक मरकजी वजीर सुभाष मेहरिया, रियासती नायब सदर प्रभुलाल सैनी और कौंसलर राखी राठौर को शरीक कन्वीनर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में 21 मेंबरान होंगे, जिनमें 6 कोऑर्डिनेटर होंगे। साबिक रियासती जनरल सेक्रेटरी ओमकार सिंह लखावत, MP राज्यवर्धन राठौर, रियासती जनरल सेक्रेटरी भजन लाल शर्मा, रियासती जनरल सेक्रेटरी उदर अग्रवाल, साबिक रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर CM मीना और कन्हैया लाल बेरवाल को शरीक कन्वीनर बनाया गया है। बीजेपी के OBC मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने PM विश्वकर्मा योजना शुरू करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने दीगर पसमानदा तबकात को बेहतरी के लिए एक के बाद एक कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा योजना लोगों की शिरकत इसमें बढ़नी चाहिए। इसके लिए OBC मोर्चा फिर भरपूर ताउन करेगा। लगभग 13,000 करोड़ का बजट प्रावधान दिया गया इस PM विश्वकर्मा योजना को लेकर। पहले चरण में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यापार को कवर किया जाएगा, ताकि उनके आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन जो है उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। 17 सितंबर से लेकर 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती जो हम मनाते हैं, उसी दिन हमारा प्रधानमंत्री का जन्मदिन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के तोहफे के नाते इतनी बड़ी समाज को आज PM विश्वकर्मा का योजना जो लागू किया, भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा देश भर में इनको बड़ी पैमाने से विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे और इन वर्ग के लोगों को भी हम इनका इसमें जरूर नामांकन करेंगे। डॉक्टर K लक्ष्मण ने कहा कि मोदी सरकार में दीगर पसमानदा तबकात के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नवोदय में दाखिला मिला है। उन्होंने कहा कि दीगर पसमानदा तबकात से 27 अरकान को काबीना में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष में लगभग 4 लाख केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल और न्याय विश्वविद्यालय में उनको एडमिशन मिला गया। उसी माध्यम से लगभग 4,000 हमारे OBC समाज के बच्चों को MBBS और ND में पहली बार उसको एडमिशन मिला। इस तरह 27 OBC समाज के लोगों को यूनियन कैबिनेट में भागीदार बनाना किस तरह OBC समाज का मान, सम्मान, गौरव बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ वो मोदी जी से ही मुमकिन हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए बीजेपी के दीगर पसमानदा तबकात मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने कहा कि ये बदउनवानी में डूबी हुई पार्टियों का इत्तेहाद है। उन्होंने कहा कि आपस में अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के लीडर ऐवान में तजवीज़ लाए थे, लेकिन वो लोकसभा में वोटिंग से कबल ही वॉकआउट कर गए। मानसून के सत्र में किस तरह हमारे विपक्ष ये जो गठबंधन है, ये घमंडियों का गठबंधन है, ये पूरे भ्रष्टाचार में डूबे पूरे दल जो है, परिवारवाद, वंशवाद बढ़ावा देने वाला पूरे ये दल और तुष्टीकरण नीति अपनाने वाले दल एकजुट होकर एक घमंडिया गठबंधन किस तरह ये मानसून सत्र को ये के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया। मणिपुर के मुद्दे को लेकर किस तरह वो सत्र को, सदन को स्थगित करने का साजिश किया गया, पूरा लोग कुछ जानकारी हो गया। प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अविश्वास प्रस्ताव पर जब उनका भाषण देने गए और मणिपुर का बारे में भी किस तरह सरकार जो निर्णय लिया गया, जो कदम उठाया गया,
न सुनते हुए किस तरह बाइकाट किया गया और वॉकआउट किया गया, पूरा देश को जानकारी है। और गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 वज़राए सेहत का इजलास शुरू हो गया। इस रोज़ा इजलास में 3 शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इनमें सेहत की हंगामी सूरत हाल की रोकथाम, तैयारी और रद्द-ए-अमल समेत महफूज, मौसर, मेयारी और सस्ती तिब्बी तदाबीर के अलावा दवासाजी के शोबे में ताउन को मजबूत बनाना शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल हेल्थ इनोवेशन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुश्तरका इजलास और इजाफी तकरीबात भी मुनक्किद होंगी। तकरीब में अतिथि देवो भव के भारतीय फलसफे पर मबनी भारत के भरपूर तनव्वु और सखाफत को भी दिखाया जाएगा। आलमी सेहत तंजीम की रिवायती मेडिसिन समिट से खिताब करते हुए गुजरात की वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी फलाह बहबूद और सेहत के शोबे में एक मुतहरिक क़ुव्वत बनने का अज़्म किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को दूरअंदेश क़यादत में भारत ने एक बार फिर रिवायती निज़ाम तिब में एक नई राह तलाश की है। भारतीय संस्कृति हमेशा मानव जात के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करती है। पीएम मोदी ने विश्व के कल्याण और स्वास्थ्य क्षेत्र में चेंज फोर्स बनने का संकल्प लिया है। कोरोना महामारी के बाद से दुनिया भर में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग बढ़ गई है। स्वास्थ्य और कल्याण की जरूरत पर जोर देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के एक हिस्से के रूप में देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है। आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2016 से हर साल धनतेरस धन्वंतरी जयंती के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। रिवायती मेडिसिन समिट से खिताब करते हुए आयुष के वजीर सरबनंद सोनोवाल ने कहा कि पहली बार मुनक्किद होने वाले ये रिवायती मेडिसिन समिट अपने आप में बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस से रिवायती अद्वियात को जदीद सेहत के साथ मरबूत करने में मदद मिलेगी। ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट co-hosted by the WHO and the Ministry of Ayush, Government of India, holds immense significance as it goes beyond border. Our discussion here aim to forge the foundation for a dedicated platform for traditional medicine within the framework of the G20. और वाराणसी में 17 से 20 अगस्त तक यूथ 20 समिट का इनेकाद किया जा रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत के ज़ेर एहतमाम होने वाली इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत हो रही है। G20 मुल्कों, मेहमान ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 150 मंदूबीन यूथ 20 के तयशुदा मौज़ूआत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। ये मौज़ूआत हैं काम का मुस्तक़बिल, इंडस्ट्री 4.0, इख्तरा और 21वीं सदी की महारतें, अमन का क़याम और जंग से पाक दौर का आगाज़, मौसमियाती तब्दीली और तबाही के ख़तरे में कमी। वाराणसी में मुनक़िद होने वाला यूथ 20 समिट मुल्क भर में अब तक होने वाले गौर फ़िक्र के इजलास, यूथ 20 चौपाल और मरकज़ी यूथ 20 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुल्क भर में मुनक़िदा मुख्तलिफ अवामी शिराकतदारी तक़रीबात का इख्तिताम है। लोकायुक्त के अफसरान ने कर्नाटक में 48 मकामात पर छापे मारे हैं। बीदर, धारवाड़, कोडागू, रायचूर, दावणगेरे और चित्रदुर्ग समेत 48 मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। दावणगेरे में बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक साबिक इंजीनियर, बीदर में एक कांस्टेबल और कोडागू में एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनमें शामिल हैं, जिनके घर लोकायुक्त के जरिए छापे मारे गए हैं। लोकायुक्त हुक्काम ने मौडिकरी जिले में एक जिला अफसर के घर पर भी छापा मारा है। मैसूर शहर और जिला के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाशी ली है। हरंगी रिजर्वायर के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर की रहायशगाह पर ऑडिट की तलाश ली जा रही है। कोडागू में लोकायुक्त ने प्रियापटन में जिला कलेक्टर की रहायशगाह की तलाशी ली है। बेंगलुरु के
बनशंकरी में महादेवपुरा डिवीजन के रेवेन्यू इंस्पेक्टर के घर पर भी छापे मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही धारवाड़ में बेलगाम कॉरपोरेशन असिस्टेंट कमिश्नर के घर की तलाशी भी ली जा रही है। अहलकार उनकी रिहाइशगाह पर दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं। लोकायुक्त इन अहलकारों के खिलाफ मुबैना बदउनवानी के इल्जामात की जांच कर रहा है। इन अहलकारों पर आमदनी से ज्यादा असासा रखने का इल्जाम है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां मानसून शुरू होने के बाद से अब तक 327 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि 13, 14 और 15 अगस्त को होने वाली शदीद बारिश की वजह से 71 अफराद जान गंवा चुके हैं। लापता अफराद की तादाद 38 है, जिनकी तलाश जारी है। SDRF और NDRF के साथ फौज भी बचाव ऑपरेशन में शामिल हो गई है। आफतजदा इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी है। वजीर आला ने कहा कि रियासत के सामने पहाड़ जैसा चैलेंज है। वो सैलाब से मुतासिरा इलाकों का मुसलसल दौरा कर रहे हैं, जहां इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। वहीं ज़रूरी सामान की दस्तियाबी के सिलसिले में अफसरान को हिदायत दी जा रही हैं। अफसरान को मुतासिरा अफराद को मुनासिब मकदार में खाने पीने की अशिया, तिब्बी सहूलियात और एंटीवेनम अद्वियात फराहम करने के लिए कहा गया है। हालात ऐसे हैं कि रियासत के बुनियादी ढांचे को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा गया है। बिजली हो या फिर सड़क, लोगों को पीने के पानी की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 14 अगस्त को शिमला के समर हिल इलाके में चट्टानों के खिसकने के वाक़े के बाद इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। भारतीय फौज, NDRF और पुलिस एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 21 लापता अफराद में से अब तक 13 की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। आज हमारा नीचे कंटिन्यू करीब 500 फीट से नीचे और काम हमारा चला हुआ है, और उसमें आर्मी NDRF के हैं और हमारे साथ आर्मी वाले भी हैं और SDRF के भी हैं, तीनों पुलिस के जवान भी हैं। सभी एक साथ लगे हुए हैं। जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है और चीज़ें हैं जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो लगे हुए हैं और काम देखते हैं कितना भी, क्योंकि 21 बंदों का मिसिंग बता रहे थे टोटल, जिसमें से 13 जो है अभी निकला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर तहसील के लंगा जाखन गांव में चट्टानों के खिसकने से 15 मकानात और 7 गांव के घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। मकानों में दरारें देखकर इंतजामिया ने लोगों को घरों से निकालकर महफूज मकामात पर भेज दिया है। इंतजामिया, SDRF और पुलिस की टीमें बचाव कामों में मसरूफ हैं। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी में आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है, लेकिन आइसक्रीम की जगह बर्फ़ के फूल मिल जाए तो? जी हाँ, ऐसा ही कुछ जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में देखने को मिल रहा है। यहाँ ओनोडा शोटेन नामी कंपनी आइस फ्लावर्स फरोख्त करने का काम कर रही है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। जरा सोचिए, तेज धूप हो और ऐसे में आपको आइसक्रीम मिल जाए तो? अब इसी तस्वीर में आपके हाथों में आइसक्रीम की जगह आइस फ्लावर आ जाए तो? दरअसल जापान में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां चिलचिलाती गर्मी के बीच बर्फ की सिल्लियों में जमे आर्टिफिशियल फूलों की बिक्री खूब बढ़ रही है। टोक्यो की एक कंपनी ओनोडा शोटेन ने पिछले साल अपना आइस फ्लावर स्टूडियो खोला था और इसकी वजह थी कोविड-19 वबा के दौरान जब उनके मेन होलसेल आइस बिजनेस की बिक्री कम हो गई, उस वक्त उन्होंने बर्फ का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचा और इसका नतीजा आज हमारे सामने है। हमारे पास ऐसे ग्राहक हैं जो जन्मदिन, शादी की सालगिरह, मदर्स डे और जापानी छुट्टियों जैसे अवसरों के लिए इंटरनेट पर ऑर्डर्स करते हैं और उन्हें ये काफी पसंद भी आता है। ये फूल देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं और एकदम हटके भी, क्योंकि बर्फ चाहे पिघल भी जाए पर इसके अंदर के फूल और डेकोरेटिव आइटम आपके काम आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेयेसस ने भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही आयुष्मान भारत स्कीम की तारीफ की है।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत में बुनियादी सेहत की देखभाल में सरमायाकारी भारत सरकार की तरफ से सही सरमायाकारी है और वो ये चाहते हैं कि तमाम ममालिक इस पर तवज्जो दें। डॉक्टर टेड्रोस रिवायती अद्वियात पर आलमी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गुजरात के गांधीनगर में थे, जहां उन्होंने आदराज मोती हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के हेल्थ वर्कर्स से बातचीत की और अहाते में तुलसी का पौधा भी लगाया। डॉक्टर टेड्रोस ने भारत के कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन की भी तारीफ की। You know, from the start, when this was announced by the government some years ago, the Ayushman Bharat initiative, WHO supported, because we believe that primary health care, the countries should invest in primary health care. That's what we've been telling countries, and India is actually doing that. And for any health system, a strong primary health care is key, because most of the services can be provided at primary health care level, more than 80. The investment in primary health care in Ayushman Bharat by the government of India is the right investment, and that's what we're asking all countries to really focus. COVID is behind us, and India did its best. और पाकिस्तान के फैसलाबाद में मुबैना तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर ईसाइयों को निशाना बनाने वाले फसादात में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के फैसलाबाद के ज़िला जरनवाला में बुध को मुबैना तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर कई गिरजाघरों में तोड़फोड़ की गई। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। इससे क़ब्ल पंजाब के उबूरी वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा था कि इलाके में अमन खराब करने के इल्ज़ाम में दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कुरान मजीद की बेहुरमती के बाद मुश्तइल मुजाहिरीन ने शदीद रद्द अमल का इज़हार किया। जियो न्यूज़ मीर के हवाले से बताया गया है कि फैसलाबाद में सूरत हाल अब मुकम्मल तौर पर काबू में है। अमेरिका ने पाकिस्तान में चर्च पर हमले की मज़म्मत की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि हमें इस बात पर शदीद तशवीश है कि पाकिस्तान में एक मजहबी किताब की बेहुरमती के इत्तलात के जवाब में गिरजाघरों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दिया कि वो इन हमलों की तहक़ीक़ात करें। इसके साथ ही तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक अमन बरकरार रखने की अपील भी की गई है। और खेल की खबरों में इंग्लैंड ने फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की फाइनल में जगह बना ली है। एक सनसनीखेज सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने शरीक मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।